नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम राजेंद्र पाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं, उसकी कहानी तुलाई वाली का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि बंसीधर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल से विदा होकर इक्के पर जा रहा होता है। उसके आगे का वर्णन इस प्रकार से है। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का टिकट ही लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सारी सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गई। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गई, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गई। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने 2 बार 3 बार ट्रेन के भीतर घुस घुस के एक एक डिब्बे में देखा, किंतु उन्हें नवल नहीं मिली। अंत को वो खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसे ही चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था, जानकी सुनेगी तो ताना मारेगी। पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ यानी निरर्थक सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट से प्लेटफॉर्म्स पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निचले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर
उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उसी कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनका मनई तो नहीं आइलेन है, वो देखो रोवल करथीन। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा होई। पहली, दूर बोर ही ई जनानी गाड़ी थोड़े हैं। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरूबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ो हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिलान, हम कहाँ कहाँ उतरबू है, और इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइया। पहली, अरे नहीं जनहूँ प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहेक नाही, तोहरे पच के धर्म से 4 दाई नाहे चुकी हुई। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा। इस प्रकार दोनों महिलाएं उस स्त्री से बार बार पूछने लगी। तब तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले वायदे नहीं है सहेबाब सुनी तो कलकत्ते ताई से मसूलिया लेई। अरे इहो तो नाही की दूर से आवत रहलेन, फरमागत के बदे उतरेले। चौथी, हम तो उनके संग के आदमी को देखत न किहाँ गयो। तीसरी, हम देख रहली हो मजेक टोपी दिहेल रहलेन को। इसी तरह उनकी बेसिर पैर की बात सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम हो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्री है। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आपने भली कही। नहीं भैया, हम पचे कही के कही से कुछ कहीं। अरे अरे, एक एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में एक स्त्री जो फरासी सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे, यह क्या बात है। देखने में यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद में पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होती तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने मुंह खोला, कह भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि
मेहरारू को तो बैठा दिलेन और अपुआ तउन टिकस ले के चल दिलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठा कर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने लगी, पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने पर बैठा कर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब से तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड से घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब किया है तुमने। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे कहाँ गई? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहो तुम मिर्ज़ापुर से कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं डोडे दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर मैं प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, मुझे माफ़ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तिला कर देता तो बखेड़ा हो जाता ना। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही है, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। कहानी की जो मूल विशेषताएं हैं या जो संवेदना है वो ये है कि कहानी का प्रारंभ बंसीधर के ससुराल आगमन और उसकी पत्नी जानकी जी को इलाहाबाद वापस ले जाने की घटना से होता है। नवल किशोर भी अपनी नई नवेली बहू के साथ इसी रेलगाड़ी से इलाहाबाद जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है।
परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर एकमात्र पुत्री की रुग्णता से बंसीधर की सांस 10 वर्षीय साली सीता और रुग्णशाला टूटे से अंधेरे पुराने मकान में रहने लगते हैं। मध्यम वर्गीय सोच एवं पैसा बचाने की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति बंसीधर में पालकी अथवा इक्के के किराए के लिए संदर्भ में दिखाई देती हैं। दाम्पत्य जीवन की मिठास और विनोद में बंसीधर और जानकी के परस्पर वार्तालाप में देखा जा सकता है। जब बंसीधर जानकी को कहता है, यह बेचारी कभी रोटी तक तो नहीं खाती, पूरी क्यों खाने लगी, अथवा उससे कहता है, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इस कहानी में नारी मनोविज्ञान का यथार्थपरक अंकन भी भरपूर रूप में प्राप्त होता है। विदा के समय रोना भी एक औपचारिकता है। रोना जरूरी है। रोने के बीच बीच में काम की बातें भी कर ली जाती हैं। यह रोना रेल के चलने के थोड़ी देर बाद पूरी तरह समाप्त भी हो जाता है। स्त्रियों की चूहल, मित्रवधुओं की परस्पर वार्ता आदि बातें भी नारी मनोविज्ञान से जुड़ी हैं। उस समय स्वदेशी अपनाओ आंदोलन का प्रभाव एवं विदेशी वस्तुओं के प्रति तिरस्कार का भाव भी प्राप्त होता है। बंसीधर कहता है कि नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। देसी लेने में दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। रेलगाड़ी में सभी प्रकार के यात्री होते हैं जो किसी बात पर अपने अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति कर आत्मीयता का संचार करते हैं। एक अकेली महिला के प्रति विभिन्न यात्रियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं रोचकता की सृष्टि करती हैं। कहानी की भाषा में पात्रानुकूल देशज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा मुहावरेदार है। कहानी में यत्र तत्र सहज हास्य के रंग बिखरे हुए हैं, जैसे रेलगाड़ी के लिए रेल देवी शब्द का प्रयोग, और नवल किशोर की बातों से भी इसे स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है। इस प्रकार से दुलाई वाली कहानी समाप्त होती है और आगे की कहानी पढ़ने के लिए हमारे अगले वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।